चलिए आइए हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कौन सी वो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी को जन्म दिया और इसके पीछे क्या कारण थे। तो हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसी को ही एकमात्र सर्वमान्य विज्ञान माना जाता था, जिसके आधार पर हम सभी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाते थे। परंतु बाद में कुछ घटनाएं ऐसी देखी गईं जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सका। इसमें यदि हम मुख्य घटनाओं की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और सॉलिड हीट कैपेसिटी आदि मुख्य घटनाएं थी। हालांकि इन सभी घटनाओं को समझने के लिए हमें काफ़ी डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा और आप इन्हें 12th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या था, क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स इनकी व्याख्या नहीं कर पाई। तो जब इन सब घटनाओं के बारे में अध्ययन किया गया तो देखा गया कि कुछ कमी थी जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा नहीं कर पा रही थी। वो कमी को दूर करने के लिए कुछ नई दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं बाद में आई, जिसमें एक थी कि प्रकाश जो होता है उसकी द्वैती प्रकृति होती है, यानी वो न सिर्फ तरंग की भांति व्यवहार करता है बल्कि वो कण जैसा व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, यानी उसका डुअल नेचर है। तो एक मुख्य अवधारणा ये हुई कि हमने जो लाइट के नेचर को डुअल नेचर माना। दूसरा ये माना गया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर, लगातार ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटा नाम दिया गया। तो ये दो नई अवधारणाएं ही क्वांटम यांत्रिकी की उत्पत्ति का आधार थी। पहला लाइट का डुअल नेचर और दूसरा एनर्जी का क्वांटाइज्ड होना यानी डिस्क्रीट होना। तो ये माना गया कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलती है और लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमने अभी विभिन्न घटनाएं देखी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट आदि, इन सबको समझाने में असफल रही, क्योंकि वो ये मानती थी कि जो प्रकाश होता है वो सिर्फ तरंग की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जब डुअल नेचर की बात हुई तो इन घटनाओं को आसानी से समझाया जा सका। तो कुछ मामलों में तो जो प्रकाश होता है वो एक वेव की भांति कार्य करता है और कुछ घटनाओं में ये एक कण की भांति व्यवहार करता है और उस कण को हम फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी मानी गई कितनी, h न्यू, जहां h क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट था, और न्यू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो जो फोटोन है उसकी एनर्जी को ई को h न्यू माना गया। ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का जो 1900 में उन्होंने दिया था, उस आधार पर ये दूसरी मुख्य घटना थी। तो जब ये दो मुख्य अवधारणाएं आई तो कुछ नई परिकल्पनाओं का विकास हुआ, जिनमें से एक सबसे प्रमुख परिकल्पना थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने जब प्रकाश को डुअल नेचर माना गया तो उस आधार पर उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया और अपनी परिकल्पना दी। प्रकाश के डुअल नेचर यानी द्वैती प्रकृति के आधार पर यदि हम उसे कण मानते हैं तो कण सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार हम क्या मानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंग जैसी भी है। तो जो घटनाएं अभी हमने बात की थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है, तो इसको बताने के लिए ये माना गया कि जो प्रकाश होता है उसमें पार्टिकल नेचर होता है। मतलब इन घटनाओं की व्याख्या किसके द्वारा की गई,
पार्टिकल नेचर के द्वारा की गई, जबकि प्रकाश की दूसरी घटनाएं जैसे कि डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, या इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, या पोलराइजेशन यानी ध्रुवण आदि की व्याख्या करने के लिए ये माना गया कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। यानी प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन को समझा पाए, और उसकी कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर के आधार पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को समझा पाए। फिर बाद में आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश में कण और तरंग दोनों ही के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कभी वो कण की तरह व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, जिसे डुअल नेचर कहा गया। और इसी डुअल नेचर को डी ब्रॉगली ने आगे बढ़ाया और कहा कि जैसे प्रकाश का डुअल नेचर होता है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, वैसे ही यही द्वैती प्रकृति पदार्थों में भी पाई जाती है। यानी ऐसे पदार्थ जो मूव करते हैं, जब वो गति करते हैं, तो उनके साथ भी एक तरंग भी होती है। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसके साथ एक तरंग एसोसिएट होती है। तो ये पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है, साथ में ये वेव नेचर भी शो करता है। तो इसलिए इसमें वो सारे गुण भी होना चाहिए जो एक तरंग में होते हैं। तो तरंग में क्या होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, या उसकी एक वेवलेंथ होती है जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या एम्पलीट्यूड होता है जिसे हम तरंग आयाम कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जैसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, प्रकाश का डुअल नेचर होता है, उसी आधार पर सभी गति करने वाले कणों का भी डुअल नेचर होता है। इस घटना को, इस परिकल्पना को बहुत मान्यता मिली और आगे जाकर 1929 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो डी ब्रॉगली ने ऐसे पार्टिकल जिनके साथ एक तरंग एसोसिएट है, उसकी तरंग दैर्घ्य को पता करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। और ये फॉर्मूला उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन की रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार दिया। तो हम जरा देखते हैं कि ये कैसे उन्होंने लैम्डा का फॉर्मूला दिया। तो हम जानते हैं कि क्वांटम, प्लांक का जो क्वांटम नियम है, वो कहता है कि एनर्जी कैसी होती है, एच न्यू के फॉर्म में, ठीक है। जबकि आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के अनुसार एनर्जी किस फॉर्म में होती है, mc² के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन भी एनर्जी को शो करती है, ये इक्वेशन भी एनर्जी को शो करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि h मैंने बताया, h प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ m क्या है, उसका मास यानी द्रव्यमान, और c लाइट की स्पीड है ना, वेग है। तो दोनों ही इक्वेशन एनर्जी को बताती है, इसलिए दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी mc² बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू, ठीक है। अब न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c/λ। तो हम यहाँ पर रख देंगे c/λ। तो देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mc। अब यदि हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल की स्पीड c तो नहीं होगी, तो हम c को रिप्लेस कर देंगे किससे, उसकी स्पीड v से। यानी v क्या है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा बराबर h/mv, और m इंटू v यानी कि मोमेंटम। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p, जहां p क्या है, मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि h कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, या p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। यानी कि जो मोमेंटम होता है
वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार डी ब्रॉगली ने अपनी एक इक्वेशन दी जो बहुत फेमस हुई और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस इक्वेशन के आधार पर हम किसी भी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड वेव की वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ आप टेबल में देख रहे हैं कि कई सारे हमने पार्टिकल्स लिए हैं जिनकी यहाँ वेवलेंथ को काउंट किया गया है। तो जीनॉन एटम के लिए देखिए वेवलेंथ कितनी आ रही है, 0.12 एंगस्ट्रॉम। उसका मास लिया हमने, वेलोसिटी ली और उसको पुट कर दिया। हीलियम एटम के लिए कितनी आ रही है, 0.71 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि उसकी स्पीड हम 5.9 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो उस कंडीशन में उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, 12 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो तरंग एसोसिएट है, जो वेव एसोसिएट है, उसकी वेवलेंथ का मान एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। एंगस्ट्रॉम यानी लगभग किसके रेंज में, जैसे कि हमारी एक्स रेज की वेवलेंथ होती है उनके लगभग समान है। इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम प्रायोगिक निर्धारण कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली का जो समीकरण है उसने किसी भी पार्टिकल, ये पार्टिकल छोटा भी हो सकता है और ये पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, यानी बड़े साइज के पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएट होती है और छोटे पार्टिकल के साथ भी होती है। पर छोटे पार्टिकल की चूंकि जो वेवलेंथ आती है वो कैसी होती है, एंगस्ट्रॉम की रेंज में आ रही है, जिसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसे हम नाप पाते हैं। लेकिन यदि हम कोई बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे तो उनके साथ जो तरंग दैर्घ्य का मान आता है वो बहुत कम होता है, जिसे मापना थोड़ा असंभव होता है। इसी कारण हम बड़े पार्टिकल से संबंधित तरंग की तरंग दैर्घ्य को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा डी ब्रॉगली का सिद्धांत था जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये सिद्धांत भी क्वांटम यांत्रिकी की उत्पत्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा की। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो हमारा गतिमान कण है, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो उसका एक निश्चित संवेग और उसकी एक निश्चित स्थिति होती है, यानी कि हम कण के वेग और स्थिति का किसी भी समय निश्चितता से निर्धारण कर सकते हैं। पर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ठीक से समझाने में असफल रही। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है तो उसके साथ जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग जो होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाती है, मेजरेबल हो जाती है। तो इस आधार पर आप उस कण की स्थिति और संवेग को एक साथ निश्चितता से निर्धारित नहीं कर सकते। यानी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि किसी गतिमान सूक्ष्म कण के संवेग यानी वेग, उसे हम वेग भी कह सकते हैं, तो किसी गतिमान सूक्ष्म कण के संवेग या वेग और उसकी स्थिति का एक साथ एग्जैक्टली सेम यानी सही निर्धारण असंभव है। यदि आप किसी चीज का निश्चितता से, एक चीज को निश्चितता से निर्धारित कर लेते हैं तो दूसरी चीज में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि यदि हम माने कि किसी पार्टिकल की स्थिति में अनिश्चितता, पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और उसके संवेग यानी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो p है, तो इसकी वैल्यू डेल एक्स इंटू डेल पी की वैल्यू h/4π से बड़ी या बराबर होती है। एक बार फिर से इस सिद्धांत को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिमान सूक्ष्म कण के संवेग और उसकी स्थिति का निर्धारण एक साथ निश्चितता से नहीं किया जा सकता। यदि उसके
स्थिति में अनिश्चितता, ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या बता रहा है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो h/4 से कैसा होगा? ज्यादा होगा। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए चलिए हम बोर के प्रिंसिपल को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। आपने देखा था कि बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया था। और इसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, इसलिए इन्होंने इसको एनर्जी लेवल्स भी कहा था। तो जो ये बोर ऑर्बिट है, इसमें घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति का हम यहाँ निर्धारण करना चाह रहे हैं। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हमें ज्ञात करना है तो हमें एक ऐसा स्पेशल माइक्रोस्कोप लेना होगा जिससे हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज दिखाई कब देती है? जब उसके ऊपर डाली गई लाइट क्या हो? रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हो। तो ये परावर्तित लाइट जब हमारे माइक्रोस्कोप पर पहुंचेगी तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का साइज कैसा है? बहुत छोटा है, इसलिए उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी के साइज वाली रेडिएशन उस पर डालना होगी। तो इलेक्ट्रॉन का साइज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आता है, इसलिए हम इस पर क्या डालेंगे? एक्सरेज डालेंगे। और चूंकि एक्सरेज की वेवलेंथ कम है, यानी उनकी एनर्जी कैसी है? बहुत ज्यादा है, यानी ये हाई एनर्जी की रेडिएशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर हम ऐसी रेडिएशन को डालेंगे जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो एनर्जी जब रिफ्लेक्ट होगी तो उससे टकराएगी, तो टकराकर उसके संवेग को, उसके वेलोसिटी को क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। तो उस कंडीशन में आप यदि एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही यदि आप मोमेंटम बिल्कुल फिक्स निश्चितता से नापते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बोर का मॉडल है, जो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट में स्थित रहता है और एक निश्चित वेग, एक निश्चित वेलोसिटी से घूमता है, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि यहाँ तो आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स कर दी और उसकी वेलोसिटी को भी फिक्स कर दिया। जबकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी यानी मोमेंटम को आप एक साथ निश्चितता से निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये जो बोर ने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, यानी ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो ये पता चला कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ में नहीं रहते, बल्कि उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो न्यूक्लियस के पास पाया जा सकता है, उससे दूर पाया जा सकता है, उससे थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, बहुत दूर भी पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज की जीरो नहीं होती। तो यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने इसको समझाने की कोशिश की, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना गया, उस आधार पर हमने जो ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया वो तो क्या हो गया? गलत। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया प्रोबेबिलिटी का, जो क्या बताता है? जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस यहाँ है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल। तो एक नया कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास में ही होगी। पर
हम उसे फिक्स नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी को हम एक क्लाउड की तरह समझाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से समझाते हैं, हम उसको फिक्स्ड पाथ से नहीं समझाते। और इस स्पेस को जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, नाम दिया गया ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये जो दो कंसेप्ट थे, दो अवधारणाएं जो विकसित की गई, जिनमें से एक थी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति में बहुत ही बड़े कारण बने और इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई।